नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया में हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो आज पूर्णकालिक बजट पहला नरेंद्र मोदी 3.0 का आज पेश किया गया और निर्मला सीतारमण का यह 8वां बजट था। बहुत बजट से उम्मीदें थी क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव है और इसी साल बिहार में भी चुनाव है। तो ये लग रहा था कि अब चुनाव में अपनी नैया को डूबने से बचाने के लिए ये सरकार कुछ ना कुछ मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। और ये जो बजट आज पेश किया गया ये पूरी तरीके से सरकार को बचाने का चुनावी बजट था, क्योंकि इसमें एक तरफ जहां पर मिडिल क्लास के लिए ये कहा गया है, अभी इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जिसको देखेंगे परखेंगे इस पूरे प्रोग्राम के जरिए। मैं एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक ये पहुंचाऊंगी कि जो कहा जा रहा है क्या वही हकीकत है या कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी पर्देदारी है। और आखिरकार सरकार ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि उसने मिडिल क्लास की कमर तोड़ रखी थी और इसीलिए उसने मिडिल क्लास को बड़ा रिबेट दिया है। यानी कि जो इनकम टैक्स स्लैब में जो चेंजेस किए गए हैं जिसमें 12 लाख रुपए तक अगर आपकी सालाना इनकम है, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। तो क्या ये इसी तरीके से है? क्या इसको ये ऐसे ही देखा जाए या इसके पीछे कोई ढकी छिपी बातें हैं? क्या ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है या वाकई में मिडिल क्लास को एक बड़ी छूट दी गई है? इस सब पर तो चर्चा हम करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ क्यों ये कहा जा रहा है, क्यों विपक्ष कह रहा है कि ये दरअसल सरकार को बचाने का चुनावी बजट है? अगर आप पूरे 77 मिनट का तकरीबन जो भाषण था उनका वो अगर आप सुनेंगे तो उस पूरे भाषण में आपको बिहार कम से कम 6-7 मर्तबा आपको सुनने के लिए मिलेगा। बिहार ऐसा प्रिविलेज राज्य रहा आज जिसका जिक्र निर्मला सीतारमण के मुंह से हुआ। इसके अलावा किसी राज्य का नाम उन्होंने अपने मुंह से नहीं लिया। पिछले बजट की बात करें तो उसमें आंध्र प्रदेश का नाम था और बिहार का नाम था, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तब चुनाव था और जाहिर सी बात है वो 2 बैसाखियां जिस पर टिकी हुई सरकार है, तो आंध्र प्रदेश का नाम उसमें लिया गया और आंध्र प्रदेश से को ज्यादा अहमियत दी गई बिहार से। और इस बार आंध्र प्रदेश का नाम पूरी तरीके से गायब और इस बार अगर किसी राज्य का नाम था जिसको अलग अलग तरीके से ये बताया गया कि आपको क्या क्या देने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से और आपके वारे न्यारे किए जा रहे हैं, तो वो था बिहार, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव है। इसके अलावा किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया। महाराष्ट्र जिसमें अभी सरकार बनी है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र ने दी, उसका कोई जिक्र नहीं। हरियाणा का कोई जिक्र नहीं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, किसी राज्य का कोई जिक्र नहीं है। दूसरा जिक्र हुआ है मिडिल क्लास का। अब सुबह से ही अगर आप तमाम टीवी चैनल्स खोलकर देखेंगे तो वहां पर ऐसा लग रहा था बस अब एंकर्स जो हैं वो अपनी कुर्सियों से उठकर बस नाचने की कसर उनकी और रह गई थी। वो इस तरह से खुश थे कि मानो जैसे सरकार ने क्या कर दिया और शायद अब तक के आजादी के से लेकर अब तक इतनी बड़ी रिबेट कभी किसी मिडिल क्लास को नहीं मिली होगी जो इस सरकार ने करने की कोशिश की है। तमाम चीजों को, तमाम जो लूप होल्स हैं जिसको लेकर अब विपक्ष आवाज उठा रहा है, उस सबको एकदम से ढक दिया गया, दबा दिया गया और सिर्फ एक बात पर ही जोर दिया गया कि कैसे मिडिल क्लास को रिबेट दी गई है। और कैसे दी गई है? वो है टैक्स में बचत के जरिए। लेकिन जो महंगाई, बेरोजगारी, इस सब से जो कमर टूटी हुई है उसका जिक्र कोई नहीं किया गया है। मैं आपको कुछ बाइट सुनवाना चाहूंगी, आप सुनिए। सबसे पहले मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा है इस बजट को लेकर, कांग्रेस नेता। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया। मिडिल क्लास को लेकर क्या कहेंगे सर? जो well, the tax proposals will have to be studied carefully. Right? The finance minister has made certain assertions. Those assertions would have to be looked at. The fine print would have to be looked at, and then only would you come to a determination. But in nutshell, I would again like to reiterate. Was this a budget of the government of India or was this a budget of the government of Bihar?
तो मोदी सरकार ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस बजट में बिहार को लेकर जिस तरह के ऐलान किए हैं उसको लेकर विपक्ष अब हमलावर है। और मैं आपको सुनवाना चाहूंगी गौरव गोगोई ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा है। जहां तक बजट पे आए, ये वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, जहां पर शब्दों के अलावा न गरीब को कुछ मिलता है, न किसान को कुछ मिलता है, न मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। विभिन्न टैक्स के जो प्रपोजल्स आते हैं, नतीजे आते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को फायदा दिलाता है। और आज भी यही है, बार बार सिर्फ किसानों और मध्यम वर्ग सिर्फ शब्दों के लिए ही टैक्स में बार बार रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी हुआ, लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली। जीएसटी, जिस प्रकार से जीएसटी, कभी इस पे जीएसटी, कभी उस पे जीएसटी। तो आज भी मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जितने भी बजट है, सबसे कमजोर बजट इस साल का बजट रहा है। एकदम नॉन इवेंट है, दिस बजट इज अ नॉन इवेंट। सर लेकिन 12 लाख तक जो छूट दी है कमाई, इसको बड़ी राहत देखिए, कोई इसमें कोई साफ साफ उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दिए हैं। सारे उन्होंने कहा बाद में विवरण है। सरकार का ये एक पुराना खेल है कि वो दिखाते एक है और जब आप बारीकी में जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें कोई फायदा नहीं हुआ है। तो ये एक वही परंपरा है, एक ढोंग है, एक जुमला है। जब आप बारीकी में जाएंगे, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम को 5 बजे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कांग्रेस की तरफ से 5 बजे के आसपास और इसमें डिटेल में बताया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि दिखाया जो जा रहा है उससे बहुत ज्यादा छिपाया जा रहा है और ये सिर्फ एक जुमला है, एक ढोंग है और हम इस सरकार को देखते रहे हैं, ये इसी तरीके से जुमले गढ़ने वाली सरकार है। कांग्रेस की तरफ से लगातार इस तरह के आरोप इसको लेकर लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है अ बैंडेड फॉर बुलेट वुंड्स, यानी कि एक घाव के लिए आपने सिर्फ एक बुलेट वुंड्स यानी कि गोली के घाव के लिए आपने बैंडेड लगा दी है, एक पट्टी बांध दी है। एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी सॉल्विंग आवर इकोनॉमिक क्राइसिस demanded a paradigm shift but this government is bankrupt of ideas। वो कह रहे हैं कि जिस तरह की वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें, जिस तरह की अनसर्टेनिटी है उसमें इसको सॉल्व करने के लिए दूसरे तरीके का एक तरह का पैटर्न और मॉडल चाहिए था, लेकिन आइडियाज के नाम पर बैंकरप्ट है ये सरकार। ये राहुल गांधी ने बड़ा एक तरह से हमला किया है सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। इसको ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जैसे उन्होंने आम जो मिडिल क्लास है उसके लिए न जाने क्या उन्होंने ऐसा कर दिया है, जिसके बाद अब लग रहा है कि उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। इसके अंदर जो ढकी छुपी बातें हैं उस पर हम बात करेंगे। किसानों को लेकर क्या किया गया है, लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या है, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए क्या है, इस सब का कोई जिक्र किया गया है? नहीं, सिर्फ ये बताया जा रहा है। सिर्फ एक लाइन, आप पूरे टीवी चैनल तमाम खोल के देख लीजिए, सिर्फ एक लाइन पर फोकस है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए सालाना है तो अब आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सिर्फ इसी की बात लगातार की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में एक बड़ा वर्ग मिडिल क्लास रहता है और उस मिडिल क्लास पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की नजर रहती है। उसको ये भी लगता है कि उसका एक बड़ा बड़ा वोट बैंक मिडिल क्लास है, लेकिन वो मिडिल क्लास जो बेरोजगार है, जिसके पास नौकरियां नहीं है, वो मिडिल क्लास जो नौकरी नहीं करता है, वो मिडिल क्लास जो टैक्स नहीं पे करता है, और आखिर ये मिडिल क्लास है क्या, इसकी डेफिनेशन किसने सेट की है? कितना आप अर्न करते हैं मंथली और सालाना तो आप इस इनकम ग्रुप में आते हैं? ये तमाम सवाल आज हम पूछेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। आप 4 मेहमान देख सकते हैं। मेरे साथ गिरीश जोशी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। गिरीश जी स्वागत आपका। मेरे साथ अनिल त्यागी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जी फाइल्स के एडिटर हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल जी। मेरे साथ डॉक्टर सुनीलम, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सोशल एनालिस्ट और किसान नेता हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर सुनीलम आपका। और मेरे साथ ओमकारेश्वर पांडे जी, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओमकारेश्वर जी आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और मैं तमाम लोगों से सबसे पहले एक क्विक कमेंट और फिर उसके बाद डिटेल एनालिसिस। गिरीश जी आपसे शुरुआत, फिर अनिल जी आपके पास। मेरा रिक्वेस्ट था कि मुझे जाना है, अगर आप मुझे मौका दे सकें तो मैं थोड़ी देर में बात करके फिर निकल जाऊंगा। मैं कहीं बाहर बैठा हुआ हूँ, कहीं और जगह पर। जी आप शुरू करिए जी, पहला कमेंट आपसे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो 12 लाख की बात की जा रही है, ये अनदर जुमला है।
आप अगर टैक्स में, मैं अभी आपसे बातचीत करने से पहले मैं बाकायदा भारत सरकार के पीआईबी के प्रेस रिलीज को पढ़ रहा था। आप सब लोग देख सकते हैं, जो लोग सुन रहे हैं वो भारत सरकार के पीआईबी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कि उसमें जो 12 लाख की बात कही जा रही है, दरअसल पहले के टैक्स में 7 लाख तक के जो छूट थी वो अब उन्होंने 4 से 8 लाख तक पे 5% का टैक्स लगा दिया है कि अगर आपकी आमदनी 4 से 8 लाख तक है तो आपको 5% देना पड़ेगा, और 8 से 12 लाख है तो 10% देना पड़ेगा। तो ये कहना कि 12 लाख तक हमने बिल्कुल छूट दे दी, और कमाल है कि उस पीआईबी के हाइलाइटर में भी ऊपर सामने हेडलाइन में लिखा हुआ है 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री, और अंदर आप खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 4 से 8 लाख तक 5% और 8 से 12 लाख तक 10% आपको देना है। तो ये इस तरह का जुमला क्यों किया जाता है, इस तरह का झूठ क्यों पेश किया जाता है, मुझे नहीं समझ में आता। सरकार इसको क्लैरिफाई करे कि वो आपने जो पेश किया, और मैं कहीं इधर उधर मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट के पीआईबी प्रेस रिलीज की बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी सरकार के वेबसाइट पर है। तो इसी तरह से जो बाकियों में आप देखेंगे, एजुकेशन में बजट कम हुआ है, एमएसएमई में बजट कम हुआ है, किसानों का बजट कम हुआ है, जितने भी हेल्थ सेक्टर का बजट कम हुआ है, सभी क्षेत्रों में बजट की कमी की गई है, बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि ये बजट जो है वो देश की जो बिगड़ती अर्थव्यवस्था है या देश के आर्थिक व्यवस्था पर जो मंदी है उसका असर इस पे दिखाई देता है, और उसको सुधारने के लिए, उसको बचाने के लिए सभी क्षेत्रों से बजट कम किए गए हैं। जहां तक बात है, कई जगह इन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की बात कही है, कई जगह और नए केंद्र खोलने की, सीटें बढ़ाने की, ये सब। तो दरअसल एक परंपरा होनी चाहिए कि एक्शन टेकन रिपोर्ट रखी जाए कि पिछले बार आपने जो बजट में अनाउंस किया था वो इंप्लीमेंट कितना हुआ, पहले ये बता दो। क्योंकि हर बार ये अनाउंसमेंट तो हो जाते हैं लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। आप किसी भी साल का बजट उठा लीजिए, इतना ग्लोरियस पिक्चर होगा कि ऐसा लगता है कि देश में सब कुछ सुधर गया या सुधर जाएगा इस एक साल के बजट में, बट होता कुछ नहीं है और अगले साल उसको भुला दिया जाता है। उसको छोड़ के उसमें कितना इंप्लीमेंट हुआ, 10% हुआ, 20% हुआ, 50% हुआ या नहीं हुआ, फिर आगे बढ़ जाते हैं, अगले साल के लिए कोई नया जुमला लाया जाता है। तो मुझे सिर्फ ये आई वॉश नजर आता है। जैसे अनाउंसमेंट किया गया था कि 1 करोड़ लोगों को हम इंटर्नशिप देंगे, आज बताइए कितने इंटर्नशिप के उस प्रोग्राम का क्या हुआ, कितने लोगों को इंटर्नशिप दी जा पाई। इससे पहले भी हम एमएसएमई को लेके बहुत सारे अनाउंसमेंट करते रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि एमएसएमई बड़ी संख्या में बंद हो रहे हैं या उनकी चीजें ठीक नहीं चल पा रही हैं। तो ये जो समस्या है, अनाउंसमेंट इज डिफरेंट, अनाउंसमेंट इज आई वॉश फॉर द इलेक्शंस। क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव है और इसके आगे बिहार पे फोकस दिखाया गया है कि बिहार को बहुत कुछ दे रहे हैं। अल्टीमेटली हमने तो 1,20,000 करोड़ प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था बिहार के लिए, वो बजट कहां है? कोविड के समय 20 लाख करोड़ अनाउंस किया गया था पैकेज के तौर पे, वो कहां है? उसके बारे में बताया जाए। इसलिए अनाउंसमेंट में पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही ग्लोरियस और बहुत ही रोजी पिक्चर है, लेकिन वो ये जो है ये ख्याली किताबी ये सब ज्ञान है और टेलीविजन के प्रचार के लिए है। जमीनी सच्चाइयां इससे कुछ अलग नजर आती हैं। इतना ही कहना है बुशरा अभी हम आपको। जी जी, ओके। ओमकारेश्वर जी ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं और ये समझाना बहुत जरूरी है लोगों को, गिरीश जी, कि आखिर क्या छिपाया जा रहा है। मधुबनी प्रिंट की साड़ी भी पहनकर आई थी, देखिए बिहार को उन्होंने तोहफे भी दिए हैं, लेकिन लोग ये पूछना भूल जाते हैं कि जो पिछली बार जो वादे किए गए थे उनका क्या हुआ, और ये पूरा इलेक्शन का क्या बजट लग रहा है। क्या वाकई में बिहार और दिल्ली वालों को या मिडिल क्लास को बहुत कुछ क्या दिया गया है, या ये भी सिर्फ एक जुमला है और ढकोसला है? दूसरा जी, डॉक्टर सुनीलम बैठे हैं, वो एग्रीकल्चर में क्या गेम करिए वो बता देंगे। त्यागी साहब भी बैठे हुए हैं। मैं आपको 2 ही एस्पेक्ट बोलूंगा। इन्होंने जो पहले बताया है कि सक्षम आंगनवाड़ी पे ये फंडिंग देंगे, मतलब पहले जो रोटी और नमक खाते थे बच्चे, अब शायद उसमें कुछ अचार वचार आ जाएगा। ये इनके जो अनाउंसमेंट्स हैं उसको आप देखिए। आईआईटी की कैपेसिटी बढ़ाओगे, बच्चे पढ़ेंगे, आईआईटी की फीस ही नहीं परवड़ती, पढ़ेंगे उसके बाद तो वो कुंभ में नजर आते हैं जो आईआईटी में पढ़ के निकले। तो इनके पास 11 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि ये बोलते कुछ है,
होता कुछ है, लेकिन इनके पीछे जो छिपा एजेंडा होता है ना, वो बहुत ही देर में समझ में आता है। अभी आप बोल रहे हैं कि 100 डिस्ट्रिक्ट में आप किसानों के लिए, स्टार्टिंग से ही वहां क्या हम किसानों के लिए कर रहे हैं। 100 डिस्ट्रिक्ट में आप क्या करोगे? आपने फार्मर्स की मार्केट तक पहुंचने के लिए कौन सा अरेंजमेंट किया है? उनकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी पे अभी आप बता रहे हो कि एमएसएमई को आप क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं 5 लाख तक का, उसमें क्या होगा? कौन सा वो धंधा बिठा लेगा? तो ये सब दिल बहलाने के लिए इनका जो सिस्टम है, दो इन्होंने बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचा है। आप देखिए अभी भी इनकम टैक्स का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट 22% है, डायरेक्ट इनकम टैक्स का, लेकिन कॉर्पोरेट का 18% है। ये तो आप बढ़ा नहीं रहे हो। करोड़पति वो लोग हो रहे हैं, गरीब ये लोग हो रहे हैं। आपने बता दिया वहां पे कि यहाँ पे 80 करोड़ को आप अनाज दे रहे हो, वहां पे 300 गुना इनकी इनकम बढ़ गई। वो होड़ में लगे हुए कि दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार कौन होगा। 12 से 15 लाख करोड़ आप इनके माफ कर देते हो। ये बेसिक इकोनॉमिक्स होता है कि भाई आपने माफ किया तो वो ट्रिकल डाउन थियरी में वो पैसा वापस आएगा, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, दूसरी फैक्ट्रियां डालेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने पैसा रख के अपने साहूकार होने की होड़ में वो चले गए। तो ये सिस्टम आपका फेल था, आपको 5 साल पहले रोक लेना था, आपने उसमें कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपको उनको फायदा पहुंचाना है। अभी 2 मेजर चेंजेस पे मैं सिर्फ बात कर दूंगा। एक, इन्होंने कस्टम्स में राहत दी है कि आपने इंपोर्ट किया, उसमें अगर मिस डिक्लेरेशन है या कुछ गड़बड़ है तो आप 2 साल तक उसको रिफाइंड करके टैक्स और इंटरेस्ट दे पाओगे, ड्यूटी और इंटरेस्ट दोगे, पेनल्टी नहीं दोगे। लोग पेनल्टी से ही डरते थे, तो उनको अभी फ्री कर दिया। ये कुछ भी लाएंगे, बेच मारेंगे, उसके बाद उनको लगेगा कि अब थोड़ा सा सस्ता हो गया तो वो ड्यूटी भर के अपने आप को छुड़वा लेंगे। मतलब आपने इंपोर्ट के चोरी में किसी को भी चोर साबित नहीं करना है। वो सब साहूकार हैं, गलती करेंगे, पैसा भर देंगे और अच्छे हो जाएंगे। एक ये देख लो। और दूसरा जो आप है देखिए कि सबसे बड़ा जो आपको धक्का लगा था वो बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने से। हुडा में जो आपका प्लांट था, आपने बहुत ही होशियारी से एक एक्ट बना दिया कि इंटर स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी उस पर आपको ड्यूटी नहीं लगेगी, उस पर आपको चार्जेस नहीं लगे। तो आपने कॉर्पोरेट्स को धीरे से लेके फायदा करा दिया। और डॉक्टर सुनीलाम साहब बैठे हैं कि इन्होंने बोल दिया एमोनियम नाइट्रेट पे हमने ड्यूटी बढ़ा दी है। अब एमोनियम नाइट्रेट कहाँ काम आता है लोगों को नहीं पता है। किसान समझ गए हैं कि आपका फर्टिलाइजर महंगा होने जा रहा है। तो ये चालबाजियां करते हैं, बजट से इनका कोई मतलब होता नहीं है, ये बिल्कुल आई वॉश होता है। और अभी जैसे धीरे से लेके लोगों को समझ में आएगा। आपने बेरोजगारों के लिए क्या किया? ई श्रम आपने फिर बोल दिया कि ई श्रम पे हम खर्चा करेंगे। ई श्रम तो आपका 221 से फेल है, उसमें तो कितने स्कैम हो गए, लोगों ने उसके नाम पे डुप्लीकेट बना के पैसा ले गए। तो आपकी कोई भी स्कीम फुल प्रूफ नहीं है, चोरियां हो रही है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, और आप ये ऐसे ही बस दिखावा करके बजट पेश करते हैं। जी इंपॉर्टेंट बातें आपने कही हैं और जाहिर सी बात है इसको देखने की जरूरत है कि जो डिंडोरा पीटा जा रहा है कि आम आदमी के लिए ये बजट है, क्या इस आम आदमी का गिलाफ बनाकर क्या जो कॉर्पोरेट बड़े बड़े घराने हैं उनको सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने की कोशिश है? अनिल त्यागी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? आपका पहला कमेंट के बारे में एक कहानी में सुनाता हूं आपको। एक जंगल में एक बंदर जो है वो प्रमुख हो गया, लेकिन जानवर खाने बंद नहीं हुए। तो सब जानवरों ने बंदर से शिकायत की कि जानवरों की संख्या कम हो रही है, शेर खाता जा रहा है। तो बंदर इस टहनी से जाए, उस टहनी पे जाए, उस पे जाए, लेकिन जानवर मरने खत्म नहीं हुए। तो लोगों ने शिकायत की बंदर से, बोले देखो मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूं, इस डाल से उस डाल जा रहा हूं, उस डाल से उस डाल जा रहा हूं, मेरी कोशिश में कोई कमी है तो बताइए आप। तो ये सरकार जो है ना, इस बजट का जो सारा खेल है, मैंने इस बजट का टाइटल रखा है खुल गई पोल बेरोजगारी है गोल। आप समझ में, ये हवाई बजट है। आप टोटल देखिए, 8.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, उनमें से 4 करोड़ लोग तो सिर्फ 0% टैक्स देते हैं, 3 करोड़ 90 लाख लोग टैक्स देते हैं। इन्होंने जो टोटल रिसीट भी दिखाई है, गिरीश जी बात कर रहे थे, उसमें 24% तो बोरोइंग है, जो सबसे बड़ा रिस्क है। अगर अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखो तो जीडीपी वर्सेस बोरोइंग में जो 57% का जो इन्होंने वो दिखाया हुआ है, वो कह रहे 50% लाएंगे। 50% भी रिस्की है। किसी भी देश में जीडीपी बोरोइंग का रेशो 20% 22% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अच्छी सेहतमंद इकोनॉमी के लिए। ये तो 57% पे है। और मजे की बात यह है, बेरोजगारी जो कि भोकाल, क्योंकि पिछले 15 साल से 14 साल से तो जनगणना हुई नहीं है, तो जनगणना का डाटा पता नहीं है।
अगर पूरे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से जो भारत पे नजर रखे हुए हैं 78,50,000 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए सरकार के हिसाब से पर ईयर, लेकिन 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जरूरत है। 17 करोड़ लोग अंतर्राष्ट्रीय डाटा के हिसाब से बेरोजगार हैं। ये चुप है, ये फ्रॉड है इस देश के साथ। मैं आपको बताऊं ये बजट जो कर रहे हैं। और मजे की बात ये है, एक सबसे बड़ा घोटाला इस बजट में जो हुआ है वो किसी को नजर ही नहीं आ रहा है। पिछली बार इंश्योरेंस कंपनी से 47,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था, 6,670 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। इन्होंने एफडीआई चालू कर दी 100%, बोले एफडीआई है। आप सब इंश्योरेंस कंपनीज का अगर घपला मिला करके देखोगे, जो हाहाकार रोज इंटरनेट और ट्विटर पे मचा हुआ है, ये क्लेम देते हुए जिस तरह से आदमी की खाल उतारते हैं और प्रीमियम लेते हुए जिस तरह लॉलीपॉप बांटते हैं, वो एक आप में अलग कहानी है। इरडा का दफ्तर हैदराबाद में है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का दफ्तर, सुनते ही नहीं है, ऐसी बेशर्मी है। रेगुलेटर गायब हो गया है, फाइनेंशियल सर्विसेज के लोग चुपचाप बैठे हुए हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, सुनते ही नहीं है। ये बजट ये कितना ही बिहार बिहार करें, दिल्ली में कर लेना। दिल्ली में तो एक नई इकोनॉमिक आदरणीय केजरीवाल ने अप्लाई कर दी है, सबको बांटो, साला दिवाला निकल जाए सरकार का। और दिल्ली वाले खुश हैं, दिल्ली वाले कह रहे हैं हमको 25,000 रुपए, मतलब केजरीवाल पर बेशर्मी से कह रहा है कि मुझको वोट न देने का मतलब 25,000 का नुकसान है। ये बजट तो रह ही जाएगा। इनको समझ में नहीं आ रहा है इस बजट का क्या करेंगे लोग। बजट क्या है भाई, साल भर का लेखा जोखा है ना, साल में जो खर्चा करेंगे। आपने प्लानिंग कमीशन को भगा दिया, अभी तो पिछले 15 साल से यही नहीं पता चल रहा इस देश की गति और स्पीड क्या है, बढ़ कहां रहा है ये देश। और अब 3 बड़े सेक्टर जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनमें आपने क्या पैसा खर्च किया, आप जो है बात कर रहे हैं। एजुकेशन में 1,28,000 करोड़ रुपया, हेल्थ में 98,000 करोड़ रुपया, और अर्बन जो टाउन प्लानिंग डिजास्टर जो होने जा रहा है 18,000 म्यूनिसिपलिटीज का, उसके लिए 96,777 करोड़ रुपए। आज AKY 491 है दिल्ली की। आप समझिए केमिकल की वर्षा होने जा रही है। ये बजट लोगों के सामने धोखा है। बजट हर साल आता है, लेकिन बजट में कुछ अमूलचूल समूल परिवर्तन इनको करना चाहिए था। सुनील हम एग्रीकल्चर के बारे में बताएंगे, तो हालांकि उसके बारे में भी है, लेकिन जो ये डाटा आज बजट में आया है, 0 से 4 लाख तक माफ है, 4 से 8 लाख 5% है, और जो 24 लाख से ऊपर टैक्स देते हैं, आपको संख्या भी बता देता हूं, जो 24 लाख जिनसे की इनकम है और 50 लाख तक है, वो सिर्फ 9 लाख लोग इस देश में हैं। 140 करोड़ के देश में सिर्फ 9 लाख लोग। ये कहां हैं, ये करना क्या चाहते हैं? ये भूल गए कि एक राज्य का जो सोशल वेलफेयर कैरेक्टर होता था, वो उसको आप डाइल्यूट कर रहे हो। नौकरी दोगे नहीं, अस्पताल आप क्योंकि पैसे ही नहीं खर्च कर रहे हेल्थ में। 98, मैं आपको एक डाटा बताता हूं, आप हैरान हो जाओगे। ये बजट बिल्कुल टोटली इनकंसिस्टेंट है, जिसका कोई तालमेल नहीं है। आज पूरे देश में 2025 में 35 लाख बिस्तरे हैं इस देश के अंदर। 2047 जिसको ये विकसित भारत का नारा देकर के लाए हैं, इस बजट का स्लोगन जो है, इस बजट का स्लोगन आपने सुना, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ये चारों इस बजट से गायब है। मतलब ये बजट इन चारों के इनकंसिस्टेंट है। ना ये तो गरीब के पक्ष में है, ना युवा के पक्ष में है, ना ये अन्नदाता यानी किसान के पक्ष में है, और नारी तो साड़ी पहन के बदलने से नारी कहा वो नहीं होता है। मैं आपको बता रहा था 35 लाख बिस्तरे हैं। 15 अगस्त 2047 को जब 100 साल इस देश के हो जाएंगे, तो आपको 8 करोड़ बिस्तरे चाहिए, वो भी 1,000 आदमी पे 1 बिस्तर के हिसाब से। अगर 4 आदमियों पे 1 बिस्तर होगा, मतलब 1,000 आदमी पे 4 बिस्तर होगा, तो आपको 32 करोड़ बिस्तरे चाहिए। कहां से आएंगे? आप 32,000 करोड़ रुपया चाहिए, आप खर्च क्या कर रहे हो? ये IIT क्या खोलेंगे? ठीक कहा गिरीश भाई ने, वो तो सब साधु हो रहे हैं। आप तो आस्था की डुबकी लगवा रहे हो, और उसमें भी बंबू हो गया है। आप हकीकत छुपा रहे हो। ये इनको समझ में अर्थशास्त्र नहीं समझ में आ रहा, इनको तिकड़म शास्त्र समझ में आता है। ये बजट जो है तिकड़म शास्त्र का उदाहरण है, बेसिकली अर्थशास्त्र नहीं है। अर्थशास्त्र बहुत गंभीर चीज है, इनकी समझ से परे है। तो बोलते ही है मोदी साहब, हम तो पढ़ते ही नहीं है, फाइल जो आ जाती है उसको सुन लेते हैं, सुन के अर्थशास्त्र नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? हाँ,
सुन के अर्थशास्त्र नहीं चलता है, अर्थशास्त्र में तो पढ़ना पड़ता है। आप जब डाटा ही छुपाओगे और पूरा दफ्तरी डाटा प्रधानमंत्री हाउस में बना दोगे, 6.6% की ग्रोथ बता रहे हैं, ये कहां से ग्रोथ आएगी? आपकी ग्रोथ तो 2% से नीचे इस समय एक्चुअल में, कहां से ग्रोथ लाओगे आप 6% की? बेवकूफ बना रहे हो देश को। ये नहीं चलेगा, ये नहीं होने वाला, ये बजट ड्रामा है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस बजट में ट्रंप ने चुनाव लड़ा अमेरिका का, उसका पहला फोकस था मैं अमेरिका में नौकरियां दूंगा। इस बजट का उद्देश्य है मैं लोगों को धोखा दूंगा। ये धोखेबाजी बजट है। आप जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। तगड़म बाज आपने कहा कि ये बजट जो है, कई ऐसे आपने टर्म्स यहाँ इस्तेमाल किए हैं जो अगर यहाँ से उठा लिए जाएं तो हो सकता है विपक्ष उसका इस्तेमाल करने लगे। डॉक्टर सुनीलम, आपकी पहली प्रतिक्रिया, कैसे देख रहे हैं आप किसानों के लिहाज से? और खासतौर पे ये जो कहा जा रहा है कि ये दरअसल जो मिडिल क्लास है उसके बारे न्यारे करने वाला बजट है, बिहार को छप्पड़ फाड़ के दिया गया है, आपको क्या लग रहा है? आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, गिरीश जी, अनिल जी और पांडे जी ने जो कुछ बताया है उससे सहमति के साथ आगे बढ़ता हूं। किसानों के साथ तो ये सरकार ने, जब 380 दिन का आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हुए, एक लिखित डॉक्यूमेंट दिया था 9 दिसंबर 21 को। उसमें जो कुछ लिखा था उसमें से एक भी किसी मुद्दे को लेकर भी कोई प्रावधान नहीं। वही धोखा है जिसके खिलाफ में किसान अभी लड़ रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जो संसदीय समिति है एग्रीकल्चर को लेकर के, उसने 4 रिकमेंडेशन किए। एक एमएसपी को लेके उसने कहा, एक कर्जा माफी को लेके उसने कहा, एक किसान सम्मान निधि को लेके कहा, एक फसल बीमा। चारों की चारों रिकमेंडेशन को नामंजूर कर दिया वित्त मंत्री ने, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने। मतलब किसानों के साथ तो धोखा कर ही रहे थे, लेकिन एग्रीकल्चर की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको भी ठेंगा दिखाने का काम किया, जिससे ये पता चलता है कि भाई किसानों के प्रति तो जो कुछ उदासीनता या उपेक्षा या उनके खिलाफ जो षड्यंत्र है वो है ही है। लेकिन पार्लियामेंट की एक कमेटी जो कि रिकमेंडेशन करती है, जिसने कि पहली बार रिकमेंडेशन किया, तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई करने को, उसकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। आपको मालूम है स्वामीनाथन जी को जो है वो भारत रत्न दे दिया, लेकिन उनका रिकमेंडेशन 2006 में आया था। उसका रिकमेंडेशन लागू हो, उसको लेकर के बहुत आंदोलन चले। बहुत बार मोदी जी ने, उसके पहले अरुण जेटली जी ने, तमाम सारे लोगों ने कहा कि हम तो दे रहे थे, दे रहे हैं और हम देते रहेंगे। लेकिन एमएसपी के खरीद के लिए जो भी एक इंतजाम होना चाहिए था, आर्थिक इंतजाम, वो भी नहीं किया। कर्जा मुक्ति के लिए भी नहीं किया। फसल बीमा को लेकर के जो पहले पैसा दिया था 14,600 करोड़ रुपया, वो भी घटा करके 12,242 करोड़ रुपया कर दिया। फिर यहाँ पर एक जो बात आई थी कि असल में कुछ आवंटन कर भी देते हैं, वो कागजों के ऊपर रहता है। जैसे आप जो है नेचुरल फार्मिंग के लिए आप देखिए, पहले इन्होंने जो है 23-24 में 459 करोड़ है ना उसका आवंटन किया और खर्च किया 100 करोड़ रुपया। इसके आगे जो है फिर अगले साल जो है उन्होंने जो है 365 करोड़ किया, उसमें फिर किया 100 करोड़। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आवंटन करते भी हैं वो भी किसानों को नहीं मिलता है। मतलब सरकार की नीयत के अंदर खोट है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जब सबसे ज्यादा जो पीठ थपथपा रही है सरकार, वो तो अपनी बात कह रहे हैं कि भाई हमने तो मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ कर दिया। तो मैं देख रहा था कि भाई मिडिल क्लास जो है क्या है, तो उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में मिडिल क्लास 31% जो है और यूएस के अंदर 54% है। हालांकि 31% को पुष्ट करने के लिए कोई भी डाटा भारत सरकार का भी नहीं है और जो चाहे गूगल बाबा के पास भी नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है उसके अंदर। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई इसका लाभ जो है, आप 1 लाख रुपए से ज्यादा की जिसकी महीने की इनकम होगी, वही तो इसका जो टैक्स रिलैक्सेशन का लाभ ले पाएगा। तो उसकी फिगर देखी तो वही 55 लाख। अब 142 करोड़ में से 55 लाख के लिए, वो भी अभी जो पांडे जी बता के गए थे कि 10% तो है ही है उसके लिए, है ना। वो तो मतलब जो है वो तो उससे बड़ी कोई धोखाधड़ी हो ही नहीं सकती। तो मतलब जो जिसको लेके ढिढोरा पीट रहे हैं, उनके लिए भी इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया है। आप अगर आगे आप बढ़े
तो आप ये देखेंगे कि जो बात अभी आ गई है, शिक्षा के लिए बात आ गई, स्वास्थ्य के लिए बात आ गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अभी बात आ गई, तो कहीं पर कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। तो आप केवल और केवल अगर आप 16 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट का माफ कर देते हो, तो किसानों का 16,000 करोड़ ही माफी का कुछ बात कर देते, उनको एडिशनल फंड 16,000 करोड़ का कहीं ना कहीं वो देने की बात आप कर देते, नहीं किया। और अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए, तो मैं इकोनॉमिक सर्वे का देख रहा था, तो इकोनॉमिक सर्वे में 50% जो है किसान और उनकी जो है 20% जीडीपी के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन। तो भाई उनको अनुपात के अंदर, ये तो अनिल त्यागी जी पहले जो है चौधरी साहब के भी बहुत जो है निकट थे, तो वो जो बोलते थे कि भाई कम से कम गांव के लोगों को उनका हिस्सा तो दे दो आप, है ना। लेकिन वो हिस्सा तो 50% तो बहुत दूर की बात है, 20% भी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी दूर की बात है। जो पहले आपने जहां से शुरू किया था 5.44% से शुरू किया था मोदी जी ने, वो भी घट करके और 2% उसको घटाने का काम कर दिया। तो आप किसानों के लिए किसी भी स्तर के ऊपर आवंटन ही नहीं है। अब मैं बात करता हूं पीने के पानी की। अब देखिए, पीने का पानी 76 वर्ष के बाद अगर आप साफ पीने का पानी देश की जनता को उपलब्ध ना करा पाए, और अभी आज भी जो बजट आया उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो 80% को करा दिया, 20% के लिए हम जो है 2028 तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से ही आता हूं, वहीं से मैं 2 बार एमएलए था मुताई से, तो हर गांव की रिपोर्ट रहती है। तो अभी आप सोच लीजिए कि 100 में से कम 30 से 40% नल जल योजनाएं ठप्प पड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस का पैसा पंचायतों के पास नहीं है। तो भाई आप कम से कम पंचायतों को ही कह देते कि भाई साफ पीने का पानी इंतजाम कराने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो भारत सरकार देने का काम करेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी जगह पर कुछ नहीं, केवल ये है कि अब आपने कह दिया, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि 200 कैंसर के जो है वो सेंटर्स खुलेंगे। अब ये कैंसर जो है 46 प्रकार का कैंसर हो रहा है। अब इसके अंदर मूल बात आ रही है कि वो है पेस्टिसाइड जो है उसका बहुत बड़ा रोल है, उसी तरीके से फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा रोल है, पॉल्यूशन का जो रोल है वो तो है ही है। तो मेरा कहना ये है कि आपने वो सब पेस्टिसाइड पूरे देश में बिक रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में बंद है, तो कौन उसको अलाउ कर रहा है? भारत सरकार उसको अलाउ कर रही है, लाइसेंस के साथ वो बेचे जा रहे हैं। कम से कम इतना ही कर देते कि भैया हम जो है देश की जनता को कैंसर से बचाने के लिए हम जो है ये पेस्टिसाइड को बंद करने की हम घोषणा कर रहे हैं कि दुनिया में जो बंद है वो पेस्टिसाइड भारत के अंदर नहीं बिकेंगे। नहीं तो ये है कि पाकिस्तान जो है, पंजाब के अंदर हर चौथा आदमी जो है, वो हर चौथा परिवार जो है वो कैंसर से पीड़ित है। तो मैं आपसे अगर ये कहूं कि कुल मिलाकर के आई वॉश की बात है, निराशा की बात है, और जो है संसदीय समिति को भी ठेंगा दिखाने की बात है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जब समय होगा तो और बात करेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रही हूँ दूसरे राउंड में। गिरीश जोशी जी, जाहिर सी बात है कि ये बार बार ये कहने की कोशिश जो विपक्ष ये कर रहा है, जो कहा जा रहा है कि ये देश का नहीं बल्कि बिहार का बजट है और ये एक तरह का चुनावी बजट है, तो क्या उनको भी कुछ मिला है इसमें? आखिर कुछ तो ऐसी चीजें रही होंगी जो दिखाया जा रहा है, उससे ज्यादा जो छुपाया जा रहा है उसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि दिखाने के लिए तो उन्होंने एक मीडिया का एक धड़ा मौजूद है जो सुबह से उनका भोंपू बजा रहा है, लेकिन हमें जो असलियत है उस पर बात करने की जरूरत है। और कौन से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो वाकई में लोगों को जानने की जरूरत है, जिसको लेकर एक तरह से जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है और उससे सच्चाई बिल्कुल अलग है। दूसरा जी, ध्यान देने में तो क्या हर बजट में कंटीजेंसी फंड होता है कि अगर कल कुछ वॉर हो गई या और कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया तो आप वो फंडिंग कहां से करोगे? यहाँ तो पूरा जियोपॉलिटिकल पूरा साइंस ही बदलता चला जा रहा है। आप पे तो 100% टैरिफ लगने जा रहा है, आप जिंक पे और केमिकल्स पे जो आपकी इंडस्ट्री काम आता है उस पे आप जीरो, तो आपने 5% ड्यूटी कस्टम्स की बेसिक घटा दी, लेकिन आपके जो ताऊ हैं अमेरिका में बैठे हुए वो तो बोलते हैं मैं 100% ड्यूटी लगा दूंगा। तो आप उस इकोनॉमी को काउंटर कैसे करोगे? और लेकिन आप अपना खुद को ही बहला रहे हो कि हमारी अगर 6% जीडीपी ग्रोथ है तो चाइना की भी उतनी है, लेकिन ये पागल इसलिए बता रहे हैं कि उसकी 12 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारी 2.5 की है, तो 6% दोनों के गिन लो तो हमको कम से कम आज की तारीख में 10% ग्रोथ चाहिए, तब जाके हम चाइना के साथ पहुंचेंगे। और चाइना आज का भी आप रिपोर्ट पढ़ो तो 2027 तक वो वर्ल्ड का 40% मैन्युफैक्चरर हो गया होगा। तो आप किस हवा में बातें कर रहे हैं? आपके पास कौन सा फ्यूचर प्लानिंग है? आप क्या करोगे?
आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको लूटने में लगे हुए हैं। अभी फिर वो अमेरिकन थियरी आप लगा रहे हो कि नहीं हम अब मजबूत हो जाएंगे, हम आर्म्स पे स्पेंडिंग करेंगे। आर्म्स पे स्पेंडिंग भी तो आपका 8% ही है, आप कैसे कॉम्पीट करोगे? मतलब आप बजट एलोकेशन बता रहे हो, उसके सामने आपका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जैसे बरोबर सुनीलम साहब ने बोला कि 20% आज भी जीडीपी में अगर एग्रीकल्चर आपका शेयर दे रहा है तो आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट करिए। अभी लास्ट 10 साल में त्यागी साहब इनको पता होगा कि 2 कंट्रीज, एक सियरा लियोन और एक अर्जेंटीना, इन लोगों ने एग्रीकल्चर के शिफ्ट करके अपना जीडीपी बढ़ा लिया है। तो आज भी आप समझ लीजिए कि आपकी अगर लाइफ लाइन कोई है, कोरोना में भी आपको किसी ने बचाया तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर ने बचाया। तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की बजाय वो जिद पे आ गए, क्योंकि आपने उनके दोस्तों को साइलो नहीं बनाने दिया, किसानों ने एमएसपी पे अड़ रहे, वो पूरा प्रोडक्शन खत्म कर दिया। अभी भी आप देखिए कि इनकी थियरी बहुत ही नियत से साफ नहीं है। आपका फूड इन्फ्लेशन 10% है, जो वर्ल्ड में बहुत बुरा माना जाता है। आप 6% जो बता रहे हो जनरल इंडेक्स है मैन्युफैक्चरिंग का, आपका फूड इन्फ्लेशन 10% है, उसमें भी अभी खराब हुआ है। तो आपका वीट का भाव बढ़ता चला जा रहा है, शुगर आपके पास ज्यादा है नहीं, फिर भी आप एक्सपोर्ट की परमिशन दे रहे हो। मतलब इनकी नीयत जो है, इनके दोस्त कमाए खुश रहे, बाकी पब्लिक तो चिल्लाती रहेगी और टैक्स देती रहेगी। जी जी अनिल जी, राहुल गांधी ने जो कहा है कि गोली के घाव पे बैंडेड लगाने की कोशिश है, क्या वो बैंडेड लगाने की कोशिश भी आपको दिखती है? बैंडेड नहीं है, ये ब्लीडिंग करने की कोशिश है। 2 तरह की पट्टियां होती हैं, जिसमें डॉक्टर जो है मवाद हटाने के बाद ये कहता है पट्टी कर रहा हूं लेकिन ब्लीडिंग होती रहेगी, लेकिन पट्टी दिख के ये रहेगा लोगों को कि तुम इलाज करा रहे हो। तो ये ऐसी मरहम पट्टी है, आप ये समझिए। और गिरीश जी ने जो कहा, गिरीश जी ने बहुत बढ़िया बात की, चाइना की बात की। हम कहते 697 बिलियन डॉलर का रिजर्व है, ये किसको मूर्ख बनाते हैं? 397 बिलियन डॉलर का तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, तो बचते कहाँ हैं आप मेरे को बताइए ना। चाइना फैक्टर को तो, और आज पूरे देश में नमक से लेके सारी चीजों पे, सब पे तो मेड इन चाइना लिखा हुआ है। आज अगर चाइना आपका एक्सपोर्ट बंद कर दे, अपना नहीं करेगा जो कि, तो आपको तो दवाइयों के लाले पड़ जाएंगे, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 1 मिनट में बैठ जाएगी। आप तो लुक एशिया और लुक यूरोप और लुक अमेरिका की बात कर रहे हो, मंगाओ ना। पर ट्रंप ने कहा है ना, ड्रिल बेबी ड्रिल। तो ड्रिल बेबी ड्रिल जब होगा, आदरणीय मुकेश अंबानी जब करेंगे, तो अभी पेट्रोल 100 रुपए मिल रहा है, फिर 150 रुपए मिलेगा, क्योंकि आप 16,000 किलोमीटर से जब तेल इंपोर्ट करोगे तो उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ना, वो तो आपने कभी बजट में दिखाई नहीं है ना। और वो तो डंडे के बल पे करेगा। डू यू थिंक के ट्रंप ने सबसे पहले कहा है अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका बनते ही, राष्ट्रपति बनते ही उसका ट्विटर का जो स्लोगन था, अमेरिका इज बैक अगेन। जैसे मोदी कहते हैं भारत 2014 के बाद आजाद हुआ है, कंगना रनावत कहती है भारत 2014 के बाद। तो जब इनको आजादी 2014 के बाद दिखाई दे रही है, तो इनको अर्थशास्त्र कैसे समझ में आएगा? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो अभी पैदा ही हुए हैं, 11 साल के बच्चे हैं। 11 साल के बच्चे को अर्थशास्त्र कैसे समझ में आएगा? मेरे को बताओ आप। तो ये हालत है। अगर आप इसको देखें, मैं आपको और गंभीर बात बता सकता हूं, इनकी जो बोरोइंग है, आप बोरोइंग देखोगे, बोरोइंग जो है 24% है साहब। आप 24% की बोरोइंग के साथ आप 20% इंटरेस्ट दे रहे हो टोटल बजट का। जब आप टोटल बजट का इंटरेस्ट 20% दे रहे हो, तो आप करोगे कि आपके पास जो क्या होता है, जब जेब में पैसे होते हैं, आप इसको ऐसे समझिए, घर के बजट में अगर आप कर्जे से लदे हुए हैं और इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई पे, बच्चों की शिक्षा पे, बच्चों के स्वास्थ्य पे कितना पैसा खर्च करेंगे? आपको कपड़े भी पहनने चाहिए, बिजली का बिल भी देना है, मकान का किराया भी देना है। इसको आप एक घर की तरह समझे ना, आपके पास तो है ही नहीं। और कृषि की बात तो आप गजब है, कृषि का तो हालत इन्होंने खराब कर रखी है। ये एक बड़ा डीप रूटेड गेम है इस बजट में। देखिए, बजट बहुत मुश्किल होता है समझना, इसको पढ़ना पड़ेगा, आने वाले दिनों में परतें खिलेंगी। इन्होंने कहा पल्सेस ग्रो करेंगे, क्योंकि पल्सेस इंपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर पे क्रॉप शिफ्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है, किसान को समझाना। आप अब की बार गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, चीनी आपने एक्सपोर्ट कर दी, चीनी का उत्पादन कम हुआ है, तो आप क्या फूड इंपोर्ट नेशन बनाना चाहते हैं? वो तो इस बजट में कहीं लिखा नहीं। अगर फूड इंपोर्ट नेशन हो गया आपका और पेट्रोल इंपोर्ट नेशन हो गया आपका, तो ये बजट तो हवा हवा हो ही जाएगा। ये नजर आ रहा बजट में।
बजट के इंटरनल कंट्राडिक्शन है इनके। और जो एक अनिल जी, बहुत और बड़ी इसमें अगर आप देखें तो रेल का तो शायद नाम भी नहीं लिया गया पूरे बजट में। पहले एक अलग बजट होता था, रेल बजट, और उसमें देखिए, और इसके लेके सियासत भी होती थी। कोई नामो निशान ही नहीं है। और आप पूरा देखिए रेलवे डिपार्टमेंट का, रेलवे मिनिस्ट्री का क्या हाल है और पूरे रेलवे का क्या हाल है। सिर्फ हरी झंडियां दिखाई जा रही हैं। कुचरा आपने बहुत बढ़िया बात की। इस बजट में एक्साइज ड्यूटी कम है। जो रेल के रिपेयर के इक्विपमेंट्स आएंगे उन पे एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। आपको पता है इलेक्ट्रिक रेल का सारा काम सीमेंस के पास है और जीई इंडस्ट्रीज के पास है। हमारी पूरी की पूरी रेलवे इंडस्ट्री को सीमेंस ने कब्जा कर लिया है। 15 अगस्त 2047 को जो विकसित भारत होगा वो विकसित भारत नहीं होगा, मल्टी लिबरेट कैपिटलिज्म का भारत होगा। ये आप समझ ही नहीं रहे हैं। ये दुनिया को विकसित भारत का सपना नहीं दिखा रहे हैं। हम खुद ही गुलाम हो जाएंगे। एक नई अर्थव्यवस्था आने वाली है। जिस तरह से एलन मस्क माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, अमेजन के मालिक ट्रंप की गर्दन पे बंदूक लगा के चला रहे हैं 20 उद्योगपति, वो दिन दूर नहीं है। यहां भी यही होने वाला है। सारे संसद में थपा रहे थे, आधों को तो शास्त्री समझ में नहीं आता। लोकसभा में बात क्या करेंगे आप समझ में आया नहीं। और राहुल गांधी तो बोल नहीं रहे। राहुल गांधी को तो इसमें बुराई नहीं है, मरहम पट्टी के कहने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी को कैटेगोरिकली कहना पड़ेगा कि ये मल्टीनेशनल्स का दुष्प्रभाव, बेरोजगारी की बात, भुखमरी की बात, किसानी की बात, ये जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ये गोल मोल बात नहीं चलेगी। राहुल गांधी का जो बयान जो है ना, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। राहुल गांधी को बड़ा स्पेसिफिक बोल, विपक्ष के नेता का क्या मतलब होता है? लोगों को, जनता को समझाए कि हमको क्या नहीं मिला है। मरहम पट्टी करने से थोड़ी होगा। अभी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हो सकता है राहुल गांधी उसमें हो और तमाम बातें करेंगे। वो चिदम्बरम और उसके आसाम वाले एमपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज 5 बजे। तो चिदम्बरम तो अपने तरीके से बोले। चिदम्बरम, आप क्या समझ रहे हो? चिदम्बरम ने 8 घंटे का जो एलएनटी के सीईओ ने भाषण दिया कि मैं संडे को भी चाहता हूं, आप उनका कॉलम पढ़ो ना। उसका लब्बल ये है, ही इज इन फेवर ऑफ द ओवरवर्किंग ऑफ द लेबर क्लास। मैं उसको, क्योंकि विषय बदल जाएगा, बात बजट पे कर रहे हैं, नहीं तो उस पर बात चली जाएगी। सुनीलम जी से पूछिए। जी बिल्कुल सुनीलम जी, बार बार जो ये कहा जा रहा है कि बिहार को कुछ मिला है, वो जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। क्या लग रहा है बिहार को भी दिया गया है? क्या नीतीश का दबाव काम कर रहा है? क्या वाकई में जो ये सब ऐलान किए गए हैं इससे दिल्ली और बिहार में फायदा मिलेगा, या ये सारी चीजें भी सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट के लिए हैं? क्योंकि ये सरकार तो सिर्फ चुनावी नफा नुकसान जानती है, उसे आम इंसान की तकलीफ दर्द से कोई मतलब नहीं है। हमने 10.5 साल में देख लिया। और इसके अलावा उसको चुनाव में कैसे उसको जीत मिल जाए, सिर्फ इसके ऊपर उसका कंसंट्रेशन है। और इसीलिए सिर्फ बिहार का जिक्र किया गया और दिल्ली को ऐसा किया गया। देखिए शायद जैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास रहता है, और मिडिल क्लास भी कौन सा सैलरीड मिडिल क्लास सिर्फ रहता है, क्योंकि उन्हीं को ही सिर्फ फायदा दिया गया है। अगर इसको सीधे तौर पर ये मान भी लें कि फायदा दिया गया है, हालांकि उसमें क्या लूप होल्स हैं और क्या गेम किया गया वो सब आप लोगों ने बताया है। जी, एक तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आई वॉश जो है वो बिहारियों के साथ भी हुआ है, बिहार के साथ भी हुआ है, क्योंकि ये पहले भी कर चुके हैं ना। जो बात पांडे जी कह के गए थे कि ये तो जो है मैं कितना लाख करोड़ चाहिए बताओ, है ना, 1 चाहिए 2 चाहिए, है ना, कितना चाहिए, वो तो आपने भाषण, है ना, उसकी क्लिप तो अभी सोशल मीडिया वाले लोग लेके आ जाएंगे। अब उसमें मैं देखिए कि जो है मखाना उद्योग के लिए हम जो है मदद करेंगे, हम मिथिलांचल के अंदर जो है कुछ मदद करेंगे। इससे तो कोई जो है बिहार की आर्थिक स्थिति के लिए तो आपको स्पेशल पैकेज की आपको जरूरत थी, और वो स्पेशल पैकेज जो है जब तक 10 लाख करोड़ तक का नहीं होगा तब तक उसका कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। तो वो तो कुछ दिया नहीं है, तो जिसके नाम पर भी मतलब मिडिल क्लास का जिसको जो बताया गया उसके लिए भी कुछ असल में किया नहीं है, बिहार का बताया गया उसके लिए भी कुछ किया नहीं है। और किसानों का तो जो पल्सेस की बात कह रहे थे कि भाई आपने कहा कि 6 साल के अंदर, दलहनों के अंदर हम आत्मनिर्भरता की बात करेंगे, आपने कहा 5 साल में हम कपास के ऊपर करेंगे। मेरा तो कहना है कि अगर आप ये घोषणा कर देते कि दलहन और कपास जो भी पैदा करेगा हम उसकी एमएसपी पर कानूनी खरीद की गारंटी हम देते हैं, तो मेरा कहना यह है कि तत्काल आपको 2 साल के अंदर रिजल्ट मिल जाता आपको।
लेकिन वो आप करना ही नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप इंपोर्ट करते रहें, इंपोर्ट के अंदर आप कट्स लेते रहें, भ्रष्टाचार उसके अंदर करते रहें, ये आपकी उसके अंदर पूरी तरीके से मंशा है। अब दूसरी एक और बात अगर करें कि जो बात यहाँ जी। कहा अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप सोचिए कि एआई आज किस स्थिति में आई है ना? जो पूरा जो डीप सीक वाला जो पूरा कंपनी आई चाइना वाली, उसने तो जो ही उसने लॉन्च किया, क्यों ही जो टॉप 7 कंपनीज थी यूएस की टॉप कॉर्पोरेट कंपनीज, उनको $101 बिलियन का झटका लगा। ये सब वेल रिपोर्टेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है। अब आप एआई के अंदर जो कि सबसे बड़ा थ्रेट है वर्किंग क्लास के लिए, भले ही उसमें 50% जो है वर्किंग जो कार्यबल के अंदर लोग जो हैं वो किसान हो, लेकिन उसके अंदर आपने कितना दिया? 500 करोड़ रुपए दिया। तो 500 करोड़ रुपए से आप एआई को क्या आप डेवलप करेंगे? और कैसे आप इवन अगर ये तय कर लें कि भाई हम अपने नौकरियों को बचाने के लिए कुछ इंतजाम करना है, तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया आज जहां पर पहुंची है, आप तो केवल मंदिर के नीचे जो है वो अपना तलाश रहे हैं, हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश रहे हैं आप। महाकुंभ के अंदर लोगों को की संख्या जो है मरने वालों की, आप वही छुपाने के अंदर लगे हुए हैं। आपके पास टाइम नहीं है कि पूरी दुनिया आज कहाँ पहुंच गई है उसको देखने का काम करें। तो अभी स्थिति पूरी तरीके से ये है कि देश के अंदर जो गैर बराबरी बढ़ी है, आप उसके बारे में थोड़ा सोचिए। जब मोदी जी आए थे तब 109 ये कहा जाए कि जो सबसे अमीर लोग हैं या दुनिया के अंदर जो फॉर्ब्स जो वो निकालती है फर्स्ट 500 वाली, है ना, या उसके अंदर जो लोग थे 109 लोग थे जो लिस्टेड थे, अब हो गए हैं वो 200 से ज्यादा। तो कुल मिलाकर के आपने अभी भी पूरा का पूरा इंतजाम किया है। जब आपने कहा कि हम माइनिंग के अंदर और भी पीपीपी मोड के अंदर हम जाने वाले हैं, आपने ये भी कह दिया कि पानी पीने के पानी के क्षेत्र में भी पीपीपी मोड में जाने वाले हैं। आपने जब ये कह दिया कि हम जो है पूरा का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर जो है उसमें एफडीआई 100% खोल देंगे, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? ये है कि आप सोचिए कि 25 से 30 लाख करोड़ रुपया एलआईसी के अंदर लोगों का जमा है। वो इस देश की इकोनॉमी को बनाता है, वो इस देश के अंदर लोगों को सिक्योरिटी देता है और एक तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देता है। वो सब कुछ खत्म होने वाला है। आप वो पैसे का इस्तेमाल जो है वो दूसरे कामों के लिए करने वाले हैं। और यही काम आपको ये जो लेबर कोड आए ना ये 4 लेबर कोड के अंदर अकेला मैं आपको बताता हूं, उस समय शायद अनिल जी को याद होगा वीपी सिंह जी आए थे, उन्होंने 2 कानून जो है जो देश के अंदर जो निर्माण मजदूर हैं तो उनके साथ में जस्टिस कृष्णा अय्यर और वेंकट रमणी और ये सब मिलकर के कानून एक लेकर के आए थे जिसकी 10 योजनाएं चलती हैं। उसमें आपको मालूम है केवल जो है 1% का सेस लगाया था और उस सेस से 2 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा है। अब इन्होंने वेलफेयर बोर्ड खत्म कर रहे हैं, वो 2 लाख करोड़ रुपया भी मजदूरों का मतलब जो मजदूरों के वेलफेयर के लिए है, उसकी जगह पर वो पैसा अब भारत सरकार किसी और मद के अंदर अब इस्तेमाल करने का काम करेगी क्योंकि उसने वो काम ही बंद कर दिया। तो जो पूरा वेलफेयर स्टेट का जो करेक्टर है, उस पूरे स्टेट के करेक्टर को ही खत्म करने का काम कर रहे हैं। और ये वाली बात तो अब एकदम साफ आ गई है कि इस देश में सोरोस की बात चाहे जितनी हो रही थी, लेकिन असल बात तो ये है कि इस समय एलन मस्क जो है वो पूरी दुनिया की राइटिस्ट पार्टीज को खुली फंडिंग कर रहा है और उसका कहना है कि दुनिया के अंदर जब तक राइटिस्ट पार्टीज का हर देश में कब्जा नहीं होगा तब तक इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती, तब तक दुनिया की तरक्की नहीं हो सकती। जैसे एक जमाने में अंग्रेज कहते थे कि जब तक हमारा रूल नहीं होगा तब तक कोई भी देश जो है वो सभ्य नहीं बन सकता, वो डेवलप नहीं हो सकता। उसी तरीके से ये एक पूरा का पूरा तो आप कॉर्पोरेट टेकओवर की तरफ जो देश बढ़ रहा है उसी को फैसिलिटेट करने के लिए ये पूरा बजट आया है। और इसीलिए जो कुछ कहा गया है, जो लोगों को रियायतें देने की बात की गई है, वो केवल एक तरीके से आई वॉश है, वो धोखा है, वो लोगों को ठगने का तरीका है। जी, बिल्कुल। और ये साफ तौर पर लग रहा है और मीडिया के ज़रिए हेडलाइंस मैनेजमेंट करने की पूरी कोशिश है और मैं विपक्ष को भी कहूँगी, जो विपक्ष बार-बार कह रहा है कि ये देश का है या ये बिहार का बजट है, तो उनसे भी ये सवाल होना चाहिए कि आप बिहार को भी देखें तो क्या मिला है?
जहां नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि स्पेशल राज्य के दर्जे की बात कर रहे थे और उसके लिए एक बेल आउट पैकेज की बात कर रहे थे, क्या दिया गया है उनको वो आप देखिए। सिर्फ और सिर्फ जिस तरह की लच्छेदार बातें करके और अच्छी अच्छी हेडलाइन बनाकर वो सब पेश करने की जो कोशिश है, बिहार को भी वो भी सब सामने है। तो बिहार के लिए भी इसमें कुछ नहीं है। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि देश का है या बिहार का बजट है तो उसको भी देखने की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है चुनावी बजट है, लेकिन उस चुनावी बजट में भी उन राज्यों के हाथ भी कुछ नहीं लगा है और ये सीधे तौर पर कॉर्पोरेट्स को खुश करने का एक तरह से बजट लगता है। और जिस तरह से तमाम एक्सपर्ट ने कहा, ये झुंझुना है सिर्फ और ये कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, गिरीश जी आपका, अनिल जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी दो लाइन सुनेंगे इस बजट पे, जनता की तरफ से है, तो जनता इनको जवाब देगी कि वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक। ये होने वाला है। वाह वाह, बहुत एकदम आपने पूरा मर्म जो है, दर्द जो है वो आपने रख दिया अनिल जी। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सुनीलम जी आपका भी, गिरीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।